मुन्ना भैया की 3 गर्लफ्रेंड है। मुन्ना भैया चौड़े घूम रहे हैं क्योंकि उनकी 3 गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तीनों से बातें हो रही हैं, एक दूसरे को किसी को पता भी नहीं है। अब मुन्ना भैया के सामने ऐसा क्या होता है कि मुन्ना भैया दुविधा में फंस जाते हैं। मुन्ना भैया दुविधा में फंस जाते हैं। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो साथियों, आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम नैतिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। तो कोहलबर्ग के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कौन थे कोहलबर्ग और क्या क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में रखा है। उस सभी को आज हम बहुत अच्छे से डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं। देखो, ये छोटी सी वीडियो होने वाली है। छोटी सी वीडियो में हम 1 से 2 नंबर अपना 100% पक्का करके ही मानेंगे। क्या 100% 1 से 2 नंबर पक्का करके ही मानेंगे? क्योंकि अगर देखो, एक इस थ्योरी को अगर कंप्लीट पढ़ने लगे ना, इस थ्योरी को अगर कंप्लीट पढ़ेंगे तो 1 घंटे की क्लास भी कम रह जाती है। और उसी 1 घंटे की क्लास में से हम जो इसका मेन पार्ट है, जो थ्योरी का मेन पार्ट होता है ना, उसको लेकर के उस पर चर्चा करते हैं और बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की जाती है। और जिस पर थ्योरी पूरी बेस्ड रहती है, मान के जो पिछली क्लास में हमने देखा था, उसमें वाइगोत्स्की का जो पूरी थ्योरी ZPD पर डिपेंड रहती है। अगर ZPD समझ में आ गई तो समझ लो पूरी थ्योरी समझ में आ जाती है। उसी तरह से आज का जो हमने पॉइंट लिया है ना कोहलबर्ग की थ्योरी का, उसमें भी अगर आज का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास को समझने में बहुत आसानी तुम्हारी हो जाएगी। आसानी क्या, ये मान के चलना 80% काम तुम्हारा उस थ्योरी का इस क्लास में, छोटी सी क्लास में हो जाएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थ्योरी को जितनी इजीली, जितनी डिटेल में मैं इसको छोटी सी क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी दबा लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं कोहलबर्ग के बारे में। क्या है कोहलबर्ग की थ्योरी? नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब जब थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? तो मोरल जो डेवलपमेंट होता है उसमें देखते हैं, जो कोहलबर्ग ने बताया ना, वो बताया है कि जब बच्चा चीज़ों को सही और गलत के बारे में सोचने लगे या उसके बारे में समझने लगे कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, अगर ये समझने लगे तो उसका मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास हो जाता है। कहीं फंस गया बच्चा तो समझने लगे कि यार मुझे किस तरह से इसको हल करना है या किस रास्ते को मुझे चुनना है जिससे कि मेरी मंजिल आसान हो जाए। तो उसी चीज को बताते हुए कोहलबर्ग ने 2 चीजें बताई हैं, या 2 बातों पर जिक्र किया है। पहली बात मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा। दूसरी मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। मोरल डायलेमा, मोरल रीजनिंग, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा। 2 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूरी थ्योरी इन्हीं के ऊपर, इन्हीं 2 बातों के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। अगर ये बातें तुम्हारे समझ में आ गई तो पूरी थ्योरी तुम्हारे समझ में आ जाएगी, इतना मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब इनको समझने के लिए नैतिक दुविधा है क्या, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कणा क्या है, वो क्या है वो देखते हैं। जब कुछ परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं, तो उसमें हम दुविधा में फंस जाते हैं। कहते हैं ना कि यार मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ हूँ, बहुत टेंशन हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रही है। अब इतनी सारी परेशानियां एक साथ में घेर लिया है मुझे, तो उसमें कहते हैं नैतिक दुविधा। अब उन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में से सोच करके, उनमें लॉजिक लगा करके उन परेशानियों को हल करना, उन समस्याओं से निकल पाना, वो होता है नैतिक तर्कणा। तो इसमें है ना थिंकिंग राइट एंड रॉन्ग। कौन सी परेशानी जो आई है वो सही है, कौन सी जो परेशानी है वो गलत है। मतलब कोई न्यूज तुम्हारे सामने आई, ठीक है, 2-3 तुम्हारे न्यूज सामने आ गई, अब तुम्हें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार कौन सी वाली जो न्यूज मुझे मिली है वो सही है, कौन सी वाली गलत है। उसके बारे में अब सोच पाना, उसके बारे में दिमाग लगा पाना, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा नैतिक तर्कणा। मान के चलो तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है, तुम्हें पक्का रोड का नहीं पता, रास्ते का पक्का नहीं पता है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता 100% जाना ही जाना है, और किसी ने तुमसे बता दिया कि इस तरह से ऐसे ऐसे जाना है और वहां जाकर के तो तुम्हें दिल्ली मिल जाएगी। अब आगे जाने के बाद में तुम्हें एक चौराहा मिलता है, ठीक है, जहां से लेफ्ट राइट दोनों तरफ को रोड कट रहा है। अब वहां खड़े होकर के तुम जब सोचोगे ना यार मुझे लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना है, तो ये क्या है, दुविधा में तुम फंस गए। अब उस दुविधा से तुम्हें
लॉजिक लगाना कि या इस रास्ते पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आसानी से मेरी मंजिल मिल जाएगी, तो वो होता है नैतिक तर्कणा। अब इन दोनों को समझने के लिए, नैतिक तर्कणा नैतिक दुविधा को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है, बता दूं, चलो ठीक है बताता हूं। अपने वो है ना मुन्ना भैया, कौन? मुन्ना भैया। ठीक है, अपने मुन्ना भैया है ना। अब मुन्ना भैया की है 3 गर्लफ्रेंड, मुन्ना भैया की है 3 गर्लफ्रेंड। पहली गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड। पहली गर्लफ्रेंड ए, गर्लफ्रेंड बी, गर्लफ्रेंड सी, 3 गर्लफ्रेंड हो गई। मुन्ना भैया की 3 गर्लफ्रेंड है। मुन्ना भैया चौड़े घूम रहे हैं क्योंकि उनकी 3 गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तीनों से बातें हो रही हैं, एक दूसरे को किसी को पता भी नहीं है। अब मुन्ना भैया के सामने ऐसा क्या होता है कि मुन्ना भैया दुविधा में फंस जाते हैं। मुन्ना भैया दुविधा में फंस जाते हैं। अब दुविधा में क्यों फंसते हैं? इन तीनों गर्लफ्रेंड की वजह से ही मुन्ना भैया इन तीनों गर्लफ्रेंड की वजह से ही दुविधा में फंसते हैं। अब तीनों गर्लफ्रेंड दुविधा में क्यों फंसती हैं, किस तरह से फंसती हैं? क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, किसी को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं था। अब क्या होता है, मुन्ना भैया के पास फोन आता है, मुन्ना भैया के पास फोन आता है गर्लफ्रेंड ए का, गर्लफ्रेंड ए का फोन आता है। अब वो कहती है कि कल को मुझे शॉपिंग पर जाना है और तुम्हारे साथ जाना है। कहाँ जाना है? कल को मुझे शॉपिंग पर जाना है। क्या है, देखो यहाँ शॉपिंग है और कब जाना है? 10 बजे जाना है। कब जाना है? 10 बजे जाना है। ठीक, बात तय हो गई कि ठीक है चलेंगे, बात तय हो गई। अब आता है गर्लफ्रेंड बी का फोन। ठीक है, गर्लफ्रेंड बी कहती है कि मुझे कल को एग्जाम देने जाना है और 10 बजे जाना है, तुम्हारे साथ जाना है, वरना एग्जाम छोड़ दिया जाएगा, वरना एग्जाम छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब बी का फोन करते ही फिर अब फोन आता है सी का कि मुझे कल को 10 बजे मूवी देखने जाना है और तुम्हारे साथ ही जाना है, मूवी देखने जाना है, तुम्हारे साथ ही जाना है। अब जो मुन्ना भैया हैं, मुन्ना भैया दुविधा में फंस जाते हैं कि यार अब करना है तो करना क्या है। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, किसी को पता नहीं था। अब किसे मना करना है, किसे ले जाना है साथ में, किसके साथ जाना है, किसको कौन सी नाराज करनी है, कौन सी को मनाना है, तो उसमें दुविधा में फंस गए हैं मुन्ना भैया। अब क्या होता है, मुन्ना भैया अपना खुराफाती वाला दिमाग लगाते हैं, खुराफाती वाला दिमाग कि क्या करना है, कैसे करना है। अब जब खुराफाती वाला दिमाग लगाते हैं मुन्ना भैया तो क्या सोचते हैं, ए के बारे में सोचते हैं कि क्या करना है, शॉपिंग पे जाना है। क्या करना है? शॉपिंग पे जाना है। तो शॉपिंग पे जाएंगे तो बटुआ खाली होगा। ठीक है, फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, तो छोड़ सकते हैं, बाद में मना लेंगे, बाद में मना लेंगे। ठीक है, तो एक बात हो गई। ठीक है, अब आते हैं सी के पास। तो सी के पास क्या है, सी के पास सी कह रही थी कि मूवी देखने जाना है। क्या? मूवी देखने जाना है। अब मूवी के लिए भी 3 घंटे तो चाहिए मूवी देखने के लिए, और 1-2 घंटा और चाहिए घूमने के लिए। तो इतना टाइम नहीं। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, और भी काम बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसके साथ में भी कुछ हो सकता है, शॉपिंग भी हो जाए, मॉल में घूमेंगे तो। ठीक, तो खर्चा यहाँ भी है, गए और टाइम का भी खर्चा है। और ठीक है, और इसके बाद में जब बी के बारे में सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम है, कि लड़की का एग्ज़ाम है, बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, सालों से तैयारी कर रही है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, एग्ज़ाम है तो ज़िंदगी का सवाल है, और ज़िंदगी का जहाँ सवाल होता है वहाँ चीज़ों को चुन लिया जाता है, कुछ सेक्रीफाइस किए जाते हैं। ठीक है, और वही चीज़ हमारे मुन्ना भैया यहाँ करते हैं। बहुत ही समझदार निकले मुन्ना भैया कि एग्ज़ाम है, ज़िंदगी का सवाल है, कि एग्ज़ाम है, ज़िंदगी का सवाल है। ठीक, अगर मैं नहीं गया तो एग्ज़ाम छोड़ देगी, एग्ज़ाम नहीं देगी तो उसमें क्या है, दिक्कत ज़्यादा हैं। अब दिक्कत तो ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी दूर जाना है, थोड़ी दूर जाना है। ठीक है, 10 रुपये का ऑटो में 10 रुपये इधर से लगेंगे, 10 रुपये उधर से लगेंगे। ठीक है, थोड़े से छोले भटूरे खा लेने हैं और एग्ज़ाम दिला करके वापस आना, और राजी राजी सब बढ़िया। तो यहाँ जो दिमाग लगाया है, अब यहाँ जो दिमाग लगाया है ना, जब तीनों का फ़ोन आया समान समय पर, तीनों को फ़ोन आया कि समान समय पर कल को जाना है, तो वहाँ दुविधा में फंसे मुन्ना भैया, वहाँ दुविधा में फंसे। लेकिन इस दुविधा से निकलने के लिए जो उन्होंने दिमाग लगाया है कि किसको
मना करना है और किसको मतलब किसके साथ जाना है, तो वो क्या है, वो जो दिमाग लगाया है, जो लॉजिक लगाया है, उसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा। ठीक है, ये कोहलबर्ग की थ्योरी है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये कोहलबर्ग की थ्योरी है नैतिक विकास का सिद्धांत। जब हम किसी परिस्थिति में फंसने के बाद में चीज़ों को सही और गलत के बारे में सोचने लगते हैं, तो यही थ्योरी होती है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट। जब चीज़ों को सही और गलत के बारे में सोचने लगते हैं हम, जब बच्चा चीज़ों को सही और गलत के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो कहानी बताई गई है, यही ये सब खत्म नहीं होता, यहाँ पर ये सब खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी जो ये कहानी बताई गई है इतनी सारी, यहीं पर ये खत्म नहीं होती है। इसका जो सार है, इस थ्योरी का जो, इस कहानी का जो बताई है, इसका जो कॉन्क्लूजन निकलता है, और हाँ अभी तक ये बताओ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अभी ये जो समझाया है इतना कुछ, ये यहाँ तक के लिए नहीं, इससे आगे चलना पड़ेगा हमें। हेन्स का डायलेमा, हेन्स का डायलेमा समझेंगे। जो अभी हमने मोरल डायलेमा पढ़ा था, नैतिक दुविधा, अब यहाँ क्या है, हेन्स का डायलेमा, यानी कि हेन्स का दुविधा है। ठीक है, अब हेन्स एक व्यक्ति हैं, हेन्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो बैठे हैं ना। ठीक है, हेन्स नाम के व्यक्ति हैं, और हेन्स की जो पत्नी है, हेन्स की पत्नी की बीमारी, हेन्स की पत्नी की तबीयत खराब है, और हेन्स की जो पत्नी है वो एक ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, जो कि जानलेवा है। ठीक है, और बिल्कुल मौत की कगार पर पहुंच चुकी हैं। और उस समय डॉक्टर उन्हें बताता है कुछ दवाइयों के बारे में, डॉक्टर कुछ दवाइयों के बारे में बताता है। और जब हेन्स, जो हेन्स नामक व्यक्ति हैं, वो दवाइयों का पर्चा लेकर केमिस्ट के पास जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, मेडिकल पर जाते हैं दवाइयों के लिए, तो केमिस्ट उन्हें दवाई देता है, और दवाई बैठती है वो 10,000 की। ठीक है, अब यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 10,000 है, 12, कहीं कहीं 12 मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिलेगा, तो फिक्स नहीं है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 10,000 मान के चलते हैं। ठीक है, अब 10,000 की दवाई बताता है। अब हेन्स के पास है 8,000, हेन्स के पास हैं 8,000, अब 2,000 की कमी है, तो हेन्स बोलता है कि भाई मेरे पास 2,000 कम है, ये तो उधार दे दो, मुझे 2,000 उधार दे दो, मतलब 2,000 की उधारी कर लो, और मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे चुकते कर दूंगा। ठीक है, दुकान वाला केमिस्ट क्या बोलता है कि भैया उधार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ इतना बोलता है कि भैया उधार नहीं मिलेगा। अब दुविधा में फंसते हैं हेन्स, यानी कि डायलेमा उनके सामने आता है। हेन्स दुविधा में फंसते हैं कि यार करना क्या है, या तो दवाई को किसी तरह से ले ले, या फिर पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे 2,000 के लिए। ठीक है, अब इस सब के लिए उसके पास 2 रास्ते थे, इस सब के लिए 2 रास्ते थे। या तो वो किसी से उधार 2,000 रुपये मांग कर ले आए और दवाई खरीद ले, या तो 2,000 रुपये किसी से उधार मांग कर ले आए और दवाई खरीद ले, या फिर दूसरा रास्ता था कि वो दवाई को चुरा ले। 2 रास्ते निकल कर आते हैं, ये कोहलबर्ग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो पहला रास्ता था 2,000 रुपये मांगने वाला, उधार मांगने वाला, अब गरीब आदमी को यार 2,000 रुपये कौन दे देगा आजकल, तो वैसे भी ठीक है हर कोई देने से पहले ये सोचता है कि इससे निकल पाएंगे या नहीं, जो 2,000 रुपये मैं इसे दे रहा हूँ ये मुझे वापस कर सकता है या नहीं, इस कंडीशन में है या नहीं। तो गरीब आदमी को 2,000 कौन देने बैठा है। अब दूसरा रास्ता बचता है इनके पास, दवाई चोरी करने का, और दूसरा रास्ता ही ये आज अपनाते हैं क्योंकि पैसे इनके पास हैं नहीं, और जो केमिस्ट हैं उसने मना कर दिया है कि उधार नहीं मिलेगी, तो दूसरा रास्ता इन्होंने अपनाया, तो कौन सा, दवाई चोरी करने का। तो दवाई चोरी करते हैं और अपनी पत्नी की जान बचा लेते हैं। अब यहाँ तक ये कहानी हुई इनकी। अब यहाँ से सवाल उठते हैं, क्या हेन्स को दवाई चोरी करनी चाहिए थी, क्या हेन्स को दवाई चोरी करनी चाहिए थी, या फिर दूसरा सवाल उठता है कि जो जानलेवा बीमारियों के लिए दवाई बनती हैं क्या इतनी महंगी बिकनी चाहिए। 2 सवाल उठते हैं इसमें। ठीक है, क्या हेन्स को दवाई चोरी करनी चाहिए थी, और दूसरा सवाल उठता है कि जो जानलेवा बीमारी के लिए दवाई बनती हैं क्या इतनी महंगी बनानी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को लेकर के कोहलबर्ग कुछ बच्चों के
ग्रुप्स बनाते हैं, जिन ग्रुप में बच्चे होते हैं 4 साल तक के, 10 साल तक के, 14 साल तक के, इस तरह तक के बच्चे होते हैं, और उनमें इन सवालों को दिया जाता है और हर उम्र के बच्चे से सवाल का जवाब अलग अलग मिल रहा था कि दवाई चुरा लेनी चाहिए थी पत्नी को बचाने के लिए, या फिर कुछ बच्चे कह रहे थे, जो थोड़े से बड़े थे, कह रहे थे कि चोरी करना पाप है। ठीक है, इस तरह से जो बच्चे कह रहे थे, तो इसमें इन्हीं सवालों के अकॉर्डिंग जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई थी, उन अवस्थाओं को हम अगले क्लास में, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी वीडियो बनानी है और यहां तक तुम्हारा 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाता है, और अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहां तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमें सामने देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगली क्लास सिर्फ और सिर्फ जो कोहलबर्ग के स्टेजेस हैं उनके ऊपर हम रखेंगे, उनके ऊपर ओरिएंटेड रखेंगे, बहुत अच्छे से स्टेजेस को समझेंगे। ठीक है, आज हमारा जो बेसिक था, जो मेन बेस्ड थी थ्योरी, इसी के ऊपर बेस्ड होती है पूरी थ्योरी, इसी के ऊपर, डायलेमा के ऊपर डिपेंड रहती है, बेस्ड रहती है। अगर ये समझ में आ गया, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा 2 चीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, और ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो समझ लो पूरी थ्योरी तुम्हारे समझ में आ गई। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। इतनी एक्सप्लेन वे में छोटी सी वीडियो में कोशिश की गई है, बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके और वो भी इस क्लास को ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।